सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव का शिकार नजर आ रही है। एनर्जी के महंगे टैरिफ के साथ साथ बुलंद शरह सूद और गैर मुसावी टैक्सेशन ने पैदावारी लागत में मुस्तकिल इजाफा किया है, जिसके बाइस पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मंडी में भी कंपैरेटिव रेट्स नहीं रख पा रही हैं। खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान इंडस्ट्री की लागत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जो मसनूआत दीगर ममालिक 60 से 70 रुपये में बना रहे हैं, वही हम पाकिस्तान में ये देखते हैं कि 90 से 100 रुपये पर इनकी लागत आ रही है और इन पैसों पर ये तैयार हो रही है। अब इसी फ़र्क ने एक्सपोर्ट्स के फ़रोग को महदूद कर दिया है। टैक्सेशन की सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक होती चली जा रही है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स पर 60% तक टैक्स है और फिर सुपर टैक्स इसके अलावा है, जबकि खित्ते में ये शरह 25 से 30% तक दिखाई देती है। एडवांस टैक्स और 11% इंटरेस्ट रेट भी कारोबारी लागत में इजाफा करते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स मुतासिर हैं, जबकि दीगर ममालिक में शरह सूद 4 से 5% तक नज़र आती है। इस सूरत हाल में हुकूमत ने अब एक अच्छा फैसला भी बहरहाल किया और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज जो कि 0.25% था, उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया। इस फैसले से हुकूमत की नज़र में एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट कम होगी और आलमी मार्केट तक उनकी रसाई भी बेहतर हो सकेगी। अब ये इक़दाम पब्लिक प्राइवेट वर्किंग ग्रुप्स के मशवरों पर किया गया, जिससे हुकूमती सतह पर तेज़ फैसलों की सलाहियत ज़ाहिर होती है। ताहम तज़ियाती तौर पर अगर देखा जाए तो ये इक़दाम वक्ती रिलीफ है। मुस्तकिल बुनियादों पर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए सिर्फ सरचार्ज ख़त्म करना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि गवर्नेंस, सिविल सर्विस स्ट्रक्चर, डिजिटल अदायगियों, टैक्स नेट में वसअत और इक्वल इंटीग्रेशन बड़े फैक्टर्स हैं। लेकिन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड, जिसे 2020 में एक बाकायदा नैरेटिव बनाकर लागू किया गया था, जिसे उस वक्त चौथे सनती इनकलाब के तनाजुर में एक गेम चेंजर भी कहा जा रहा था, अब उसको बढ़ती हुई कॉस्ट का जिम्मेदार करार देकर फौरी ख़त्म कर दिया गया है। पॉलिसी में तसलसल जब तक कायम नहीं होगा, उस वक्त तक पायदार तरक्की होना खासा मुश्किल दिखाई देता है। इस वक्त भी जो किया जा रहा है वो बिजली और गैस की महंगाई और सुपर टैक्स के साथ एडवांस टैक्स जैसे बोझ पर कोई बात नहीं की जा रही, जो एक्सपोर्ट्स की बढ़ती हुई कॉस्ट में असल मसाइल हैं। अब ये असल मसाइल किस तरह हो सकेंगे? एक्सपोर्ट्स जो कि इस वक्त एक मेंटल ब्लॉकेज हमें 32 अरब डॉलर के अराउंड नज़र आ रहा है, ये किस तरह बढ़ सकेगा? जो टारगेट सेट किए गए थे साल के आगाज़ में, वो कैसे हासिल हो सकेंगे? इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो 0.25% का सरचार्ज ख़त्म करना एक्सपोर्टर्स से, एक वक्ती रिलीफ तो उन्हें मिलेगा, लेकिन इसका कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है क्या? एक्सपोर्ट के फिगर्स इससे कोई खातिर ख्वाह उसमें आप इजाफा देख रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली ये बहुत एक छोटा अमाउंट है, 0.25%। तो अच्छी बात है कि एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा 0.25% का पड़ेगा, एक कुशन मिलेगा। लेकिन आई थिंक हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं एक्सपोर्ट्स में वो बहुत गहरे हैं और वो उसका ताल्लुक हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम से भी है और हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है उसके साथ भी है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान की ओवरऑल ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, इन चीज़ों के साथ भी है। और खुद आम आदमी को समझने के लिए प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आप लेबर से कितना आउटपुट ले सकते हैं, कैपिटल से कितना आउटपुट ले सकते हैं। तो पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी जो है वो खासी दुनिया में रैंक किया जाए तो बॉटम में हो, और उसकी वजह हमारा निज़ाम है। और निज़ाम में एक्सपोर्ट की तरफ हमारा कोई इंसेंटिव नहीं है। हमारे तमाम इंसेंटिव्स जो हैं वो इनवर्ड लुकिंग पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट के साथ। पहली बात तो हम प्रोटेक्शन देते हैं। अब खित्ते में जो साउथ एशिया है, भारत है, बांग्लादेश है, इन सारे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान के टैरिफ सबसे ऊंचे हैं, और जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं हम लेके आएंगे टैरिफ्स को, तो हमारे इंसेंटिव्स प्रोटेक्शन रिलेटेड रहेंगे और वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए रहेंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं होंगे। सो एक तो वो बहुत बड़ा
चेंज है जो हमें करने की ज़रूरत है, जिसकी अभी तक कोई हमने शुरू नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर हैं उनकी जो इनपुट कॉस्ट हैं उसमें सबसे बड़ा रोल इस वक्त बिजली का है, और उसके साथ साथ फिर आपकी जो इक्विपमेंट वगैरह है वो हो सकता है उस पाए की ना हो जो जिसकी ज़रूरत है, यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट हैं उसमें तो आ जाएगी आपकी एनर्जी कॉस्ट, एंड आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो तो खासी कम है, लेकिन लेबर की प्रोडक्टिविटी भी उसी तरह कम है। इंटरेस्ट रेट्स अभी भी हाई हैं, लेकिन आपकी डॉलर रुपी का जो कन्वर्जन रेट है उससे आपको कुछ फ़ायदा मिलता है। सो आपने ये डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं क्या इनको इनपुट आप जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी प्राइसेस के मुताबिक दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और उसमें आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बिजली के नर्ख हैं। अगर आप बिजली स्टैंडर्डाइज कर दें कॉस्ट इंडिया के मुकाबले में या बांग्लादेश के मुकाबले में और चीन के मुकाबले में उसको एक बैलेंस आ जाए, तो वो इमीडिएटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उसका खासा बेहतर रिजल्ट्स निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अगर अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो इंसेंटिव्स भी अगर पूरे एक्सपोर्ट्स के लिए होंगे तो फिर हमारी जो कंस्ट्रेंट आएगी वो हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि आपने अगर मॉडर्नाइज करना है अपनी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट्स के लिए, आपने एक्सपेंड करना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है या आपने कोई भी इनोवेशन करनी है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है इस वक्त वो बहुत गिरा हुआ है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, क्लियर रास्ता नज़र नहीं आता। और आपको पता भी है कि अगर आज FBR आपको कोई कंसेशन भी दे दे टैक्सेस के ऊपर, तो कल को वो चेंज हो जाएगा, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। सो आई थिंक के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और इनको अगर हिम्मत हो तो बड़ी जल्दी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है और पॉलिटिकल आपके पास पावर नहीं है, आपके पास पॉपुलैरिटी नहीं है, तो फिर ये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब सलमान साहब ये इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि कोशिश तो हुकूमत कर रही है, मुख्तलिफ ममालिक में जाकर कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि अपने भी मुल्क में मिनरल सेक्टर के एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, हम IT सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चंद एक सेक्टर पर हम रिलाय करके अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को ही हमें पहले मजबूत करना है कि उसका जो एक डाउनफॉल शुरू हुआ है पहले हम वहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाएं? देखें, ये मल्टीपल एफर्ट है। ये जो एग्जिस्टिंग है उसको भी आपने ठीक ट्रैजेक्टरी पे डालना है और नए जो एरियाज़ हैं उनको ऑब्वियसली आपने प्रमोट करना है, लेकिन उसके लिए दोनों के लिए एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की ज़रूरत है ना। जो नए हैं उनको तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, और पाकिस्तान में जब आप इन्वेस्टमेंट का देखते हैं तो जितनी भी इस वक्त इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी हमने देखा है कि IMF की रिपोर्ट आई है गवर्नेंस पे जो बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी ग्रोथ के ऊपर, वो बड़ी डिप्रेसिंग रिपोर्ट थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सपोर्ट्स के बारे में जो बात करता है वो भी मतलब हकीकत तो है, लेकिन अफसोसनाक हकीकत है। इससे पहले UNDP ये बातें कर चुका है। सो कहने का मकसद ये है कि ये डीप रूटेड चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, फिर ये सारा मामला हल होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपने करना है तो कम से कम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को आप इनपुट कॉस्ट जो हैं वो उनमें कमी लाएं और उनको रीजनल इक्वालिटी एक किस्म की दें, तो वो काम चल पड़ेगा। लेकिन ग्रोथ जो आनी है उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट के निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा, आसान बनाना पड़ेगा।
और ब्यूरोक्रेसी को इन चीज़ों से निकालना पड़ेगा। तो ये चैलेंजिंग टास्क है। अब मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत इन पे बातें तो ज़रूर करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आके वो डर जाती है और वो रुक जाती है। मसलन आपने ये बात की कि EDF अब 0.25% अगर आपने कमी कर दी है तो ये बहुत छोटा अमाउंट है। आपको तो जो डिफरेंस है कम्पेटिटिवनेस में वो कई परसेंटेजेस में जाता है। सो सिमिलरली आपने हुकूमत के अखराजात कम करने की कोई बात नहीं की। अगर आप टैक्स कम करेंगे तो सिर्फ आपको हुकूमत के अखराजात कम करके ही आप टैक्स कम कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस के टैक्स कम करेंगे तो किसी और पे और ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो वो भी सस्टेनेबल नहीं होगा। सो दी ओनली सस्टेनेबल वे इज़ कि सबसे पहले आप हुकूमती अखराजात कम करें। और आपको याद होगा कि एक कमेटी बनी थी कि ये पाकिस्तान की एटलीस्ट फेडरल गवर्नमेंट की जितनी डिविजन्स हैं इनको जायज़ा लिया जाए और देखा जाए कि इनकी ज़रूरत है या नहीं है। और उसमें आपने देखा कि कैसर बंगाली साहब जो थे, डॉक्टर साहब ने रिज़ाइन कर दिया उस कमेटी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ये गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। और उसमें शायद उन्होंने एक महकमा PWD का बंद करने की रिकमेंडेशन की थी, लेकिन कहा जाता है कि वो भी उसका भी स्टे हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि वो वाकई बंद हुई है या अभी भी वो लिम्बो में है। सो आई थिंक ये जो निज़ाम है इसको रिफॉर्म करने में बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा पावर चाहिए और क्लैरिटी चाहिए कि करना क्या। तो डॉक्टर साहब, ये जो खर्चे कम करने वाली बात है, ये क्या मिनिस्ट्रीज़ को उनकी तादाद को कम कर दिया जाए या आपस में मर्ज कर दिया जाए? जैसे हम देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, फिर पावर मिनिस्ट्री, ये फिर ट्रेड मिनिस्ट्री, ये बड़े करीब करीब हैं, काम इनके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन सबके अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, सब अलग अलग डिवीजन्स के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये इनको मिलाकर कर दिया जाए। बिल्कुल जी, देखें अगर फेडरल गवर्नमेंट के कोई 40-50 के करीब डिवीजन्स हैं तो उनको आपको कोई 20 के करीब करने की ज़रूरत है। और आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हम वो 20 पे ले जाएं तो कितनी मिनिस्टरों की कमी होगी और फिर ब्यूरोक्रेट्स की कमी होगी। ग्रेड 22 के में कमी आएगी, बाकियों में भी कमी आएगी, लेकिन एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। सो एक तो वो आपको करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ जब ये मिनिस्ट्रीज इतनी कम करेंगे तो उसके साथ साथ डीरेगुलेशन करने की बड़ी ज़रूरत है कि इनके जो इन्होंने कानून जो बनाए हुए थे जिसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं और जिसकी वजह से बहुत से हर्डल्स क्रिएट होते हैं बिजनेस के रास्ते में, तो वो हर्डल्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा। डीरेगुलेशन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा ट्राई किया डीरेगुलेशन करने का, लेकिन वो वेस्टेड इंटरेस्ट कह लें या एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो डीरेगुलेशन होने नहीं दी गई, बल्कि रेगुलेशन और ज़्यादा कर दी गई है। और इसलिए हुकूमत जो है वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकी। अब हमने बड़े बड़े अदारे भी बनाए, SIFC को भी बनाया, लेकिन वो क्योंकि निज़ाम को डीरेगुलेट करने में नाकाम है गवर्नमेंट जी, तो अगर एक इन्वेस्टर है वो किसी क्रेडिबल इन्वेस्टर है तो वो समझता है कि यार मेरे लिए कोई इन्होंने स्पेशल फेवर किया तो कल को ये फेवर वापस भी हो सकता है। सो इसलिए उसके लिए वो अनसर्टन ही रहता है कि उसको आप तेज़ी से काम करवा भी दें फिर भी वो उसकी अनसर्टनटी ख़त्म नहीं होती। सो आपको पूरे निज़ाम को ही आसान करना है, पूरे निज़ाम को हर्डल्स से पाक करना है और उसको डीरेगुलेट आप कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हुई हैं, उनको प्राइवेटाइज करना बहुत ज़रूरी है और प्राइवेटाइज करके उससे अगर कोई आपको प्रोसीड्स आते हैं तो पाकिस्तान का डेट जो है कर्ज़ों को पे करना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को कर्ज़ों की अदायगी में बहुत मसाइल हैं और उसमें खासी रेवेन्यू यूज़ होती है। सो प्राइवेटाइज करके आप कर्ज़े वापस करें ताकि आपका इंटरेस्ट बर्डन कम हो, उससे भी अखराजात फिर हुकूमती कम हो जाएंगे।
तो आई थिंक बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, और बड़ी फोकस के साथ और तेज़ी के साथ करने की ज़रूरत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना है कि ये सारे इक़दाम हुकूमत कब उठाती है, लेकिन इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी हमने देखा कि जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं इस फिस्कल ईयर के 4 माह में, उनमें कुछ माइनर सा इजाफा ज़रूर हुआ है। इस पर तफसील से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हमें एक ही जगह पर रुके हुए नजर आते हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि स्टैट्स हमें बड़ा वाज़े अंदाज में ये बताते और दिखाते हैं कि मामलात आगे जाने के बजाय पीछे ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा माली साल के पहले 4 माह में हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 6.39 बिलियन डॉलर तक पहुँचती हुई ज़रूर देखी, जो एक बहुत अच्छा इजाफा है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4% ज़ायद है। जुलाई 2025 में हमने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को 33.7% का इसमें इजाफा होते देखा। तो अब हम ये देखते हैं कि माली साल 2024 और 25 में जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स रही हैं, जो हम पिछले सालों का जायज़ा लें तो ये 7.9% इसमें इजाफा हुआ और 17.88 बिलियन डॉलर ये रही हैं। अब इस हवाले से हम देखते हैं 2021 जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिहाज से साल रहा, वो एक बेंचमार्क होना चाहिए था, जिसमें हमने अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को 19 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जाते हुए देखा। लेकिन उसके बाद मामलात बेहतर होने के बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न रहे। यानी हमने ये भी देखा कि साल 2023 में ये एक्सपोर्ट्स गिरकर 16.65 बिलियन डॉलर की सतह पर आई। फिर रफ्ता रफ्ता हमने एक्सपोर्ट्स में बेहतरी का सफ़र दोबारा शुरू किया, लेकिन बहुत ही आहिस्तगी के साथ ये जारी है, जिससे ये साबित होता है कि डिमांड, कैपेसिटी और कंपटीशन में बेहतरी तो हो रही है, लेकिन बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनमें बढ़ती हुई कॉस्ट भी शामिल है। सुपर टैक्स ऐसे मसाइल भी टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में इस वक्त एक बड़ी रुकावट के तौर पर मौजूद हैं। अब बहरहाल इकनॉमिक इनपुट ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की मईशत में सबसे मजबूत और पायदार एक्सपोर्ट पिलर अभी भी टेक्सटाइल ही है, जो एक्सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल सरगर्मी का भी एक बड़ा जरिया है। लेकिन अब इसमें इजाफा कैसे किया जा सकता है? ये 4 महीनों में जो हमने इस फिस्कल ईयर में मामूली सा इजाफा देखा, इसको एक काबिल कदर इजाफे में कैसे तब्दील किया जा सकता है? जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें कैसे कमी आ सकती है, इस पर हम बात करेंगे। कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टिमा, हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 4% की बेहतरी, 5% की बेहतरी, इससे तो काम नहीं चलेगा। जाहिर है हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 20 अरब डॉलर से ऊपर कैसे ले जा सकते हैं टेक्सटाइल की, फिर 25 अरब तक का सफ़र कैसे ये मुकम्मल होगा? चूँकि ये तो बहुत पहले 2021 के बाद ही एक अपवर्ड ट्रेंड आ जाना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड की सूरत में मौजूद है हमारे सामने। जी सर, देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने इतनी तरक्की क्यों की और आप इतना पीछे क्यों रह गए? गोया कि बांग्लादेश के पास कंप्लीट वैल्यू चेन नहीं है, आपके पास पूरी वैल्यू चेन है। तो वो आपसे इतनी ज़्यादा तरक्की कर गए और 47 से 50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे पहुंच गए, खाली टेक्सटाइल मसनूआत की, क्योंकि उनके पास और एक्सपोर्ट करने को कुछ है नहीं। और आप 19.3 बिलियन डॉलर को टच करके फिर आप 16.5, 16.6 पे आए। फिर इस साल आप रीबाउंड करके 17.8 पे गए। इज्तिमाई तौर पे आपकी एक्सपोर्ट 30 से 32 बिलियन डॉलर पे गई, जिसमें टेक्सटाइल का सबसे बड़ा इजाफा था 1.2 से 1.4 बिलियन डॉलर का। बाकी कोई सेक्टर खातिर खा एक्सपोर्ट एनहांसमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सका जिस तरह टेक्सटाइल ने किया। अब आपका सवाल है कि ये क्यों नहीं 20 से 25 बिलियन डॉलर पे जाती? हम ये समझते हैं कि इसका पोटेंशियल 25 से 30 बिलियन डॉलर का है। शॉर्ट टर्म में मौजूदा अचीव किए 17.8 बिलियन डॉलर के ऊपर, लेकिन उसको अचीव या रियलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी तरजीहात को और इस्लाहात को ठीक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपने खर्चे काटने पड़ेंगे एंड खर्चों से ज़्यादा मैं समझता हूँ सनतकारी को, तिजारत को, इन चीज़ों को एक नेशनल इकोनॉमिक एमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ना है कि हमने इनको रिवाइव करना है, लोगों को रोज़गार फराहम करना है और पूरे पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करके इसका ट्रू पोटेंशियल अचीव करना है। आलमी ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड 900 बिलियन डॉलर की है, जिसमें पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.8% शेयर, लेस देन 2% है। बांग्लादेश के पास 6.5% का शेयर है, चाइना के पास 35% का है। हमें सर 1% इजाफी शेयर बांग्लादेश का मिल जाए, चाइना का मिल जाए, वियतनाम का मिल जाए, तो इस मुल्क की किस्मत बदल सकती है।
तो कामरान साहब, ये इसमें जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक चैलेंज की सूरत में मौजूद है, जो इंडस्ट्री के जो मसाइल और मुश्किलात हैं, हम पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से सुनते चले आ रहे हैं कि ये अब इसमें कमी आएगी, अब ये टैरिफ कम होगा एनर्जी का, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। अमेरिका से हमने एक बेहतर टैरिफ हासिल किया, लेकिन उसको भी हम पूरा उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे अपनी कॉस्ट की वजह से। तो ये सब चीज़ें बेहतरी की जानिब हैं गामजन, या अभी भी इसमें इंतज़ार ही है आपको कि ये बेहतर होती जाएंगी आगे? सर, ये बेहतरी की तरफ गामजन थी, लेकिन अभी आके रुक गई हैं, और अब हमें खदशा है कि दूसरों की सज़ा हमें मिल रही है। मसलन आपका काइबर 22% तक गया, अब 11 पे आया है, अब सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए, अब वो सिंगल डिजिट में आ नहीं रहा, जबकि इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, ये सब सिंगल डिजिट में हैं। इनकी इंटरेस्ट रेट वाइज इनकी बिजली भी 7 से 8 सेंट के दरमियान में, हमारी बिजली एक दफ़ा 45 रुपए की सतह तक गई, फिर वापस 29.30-30 रुपए पे आई, अब कुछ 34-35 रुपए पे वापस चली गई है। गैस हमसे छीन ली गई है, बहुत महंगी कर दी गई है ताकि ग्रिड की ऑफ टेक हो, टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। तो सर, आप एक वैक्यूम में नहीं रहते। जब आपने कोई चीज़ अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बेचनी है जहाँ पे फॉरेन कंपेटिटर्स की पेनिट्रेशन नहीं है, उसमें तो आप माल बेच लेंगे, लेकिन जब बात आएगी एक्सपोर्ट करने पे और सनतकारी पे, वो आप कर नहीं पा रहे, बिकॉज आपको compete करना पड़ता है। जब आपको compete करना पड़ता है तो सिवाय एक रीजनेबल या लोअर लेबर कॉस्ट स्ट्रक्चर के आपके एडवांटेज में कोई और चीज़ नहीं है। आप फाइबर, आपका इंटरेस्ट रेट दूसरों से ज़्यादा है, आपका बिजली का नर्ख दूसरों से ज़्यादा है, आपका गैस का रेट दूसरों से ज़्यादा है, आपकी टैक्सेशन दूसरों से ज़्यादा है। तो जब आप ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करते हैं तो आप इनकम्पेटिटिव हो जाते हैं, या आपकी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हो जाती है, और आपको सिर्फ उतना बिजनेस मिलता है जो अमेरिका चाइना तजारती जंग के बाद या बांग्लादेश के अनरेस्ट के बाद कुछ आपके पास स्पिल ओवर आया, जिसकी वजह से आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सिर्फ एक ऐसी उम्मीद की किरण है जो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है, और मजीद मौजूदा स्टेज से जो 2 साल बाद इम्प्रूवमेंट आई है। तो कामरान साहब, ये हुकूमत जिस तरह छोटे छोटे कदम उठा रही है, एक्सपोर्ट सरचार्ज ख़त्म किया गया, ज़ाहिर है टेक्सटाइल सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बास्केट का हिस्सा हमारा पुर करता है, तो ये इससे सेक्टर को, इंडस्ट्री को कोई ख़ास फ़ायदा पहुँचेगा, या यानी ये कोई अमली कदम है, या फिर ये सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक ही है? देखें, हर वक्त गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, देर आए दुरुस्त आए। 0.25% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को अबॉलिश किया गया। एक ये सर पहला वेलकम स्टेप है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है हमारी कॉस्ट को रैशनलाइज करने के लिए, जो हम बार बार कह रहे हैं। जिस तरह 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी, यानी कि सनत से 140 अरब रुपया जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा नहीं है, वो हमसे ओवरचार्ज की जाती है, ताकि आप डोमेस्टिक की, कमर्शियल की, दूसरे सेक्टर्स की चोरी चकारी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, उन चीज़ों को कवर कर सकें। तो ये सनत को इस चीज़ की सज़ा खुदारा ना दें, ये इसको किसी और स्कीम में ले जाएं, बिस्प स्कीम में ले जाएं, इसे PSDP का हिस्सा बना लें, या अपनी या डिस्कोज खुद काम करके अपने TND लॉसेस, थेफ्ट और उन चीज़ों को बेहतर करें, बजाय सनत को किसी और के गुनाहों की सज़ा मत दें। अगर आप ये 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी जो चार्ज करके आप डोमेस्टिक एंड कमर्शियल के लॉसेस को आप मिटिगेट करते हैं, ये अगर आप हमें चार्ज ना करें तो 6.5-7 रुपए यूनिट बिजली कम हो जाती है, खाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नहीं, टोटल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की। एंड इससे बंद इंडस्ट्री चल पड़ेगी, पार्शियल कैपेसिटी पे चलने वाली इंडस्ट्री वो फुल कैपेसिटी पे चली जाएगी। आपका एक पूरा मईशत का पहिया, इकोनॉमिक पहिया चल पड़ता है, एंड लोग वापस काम पे लगते हैं। तो सर, ये छोटे छोटे इकदाम हैं, गवर्नमेंट PSDP में से क्रिएट करे, 2-4 मेगा प्रोजेक्ट्स रोक दे। क्या जरूरत है हमें इजाफी ब्रिजेस, रोड्स, अंडरपासेस, हाईवेज बनाने की, जबकि आप लोगों को रोजगार पे लगा नहीं रहे। 59 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत के अपने स्टैट्स हैं। जब भी हाल ही में अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आए हैं 7.1% के,
तो ये सर हमें अपनी तरजीहात को ठीक करना है। तो कामरान साहब, ये अगर हुकूमत एनर्जी टैरिफ में ये कमी ले आती है जिस तरह रीजन के दीगर ममालिक में, तो ये सिर्फ इससे इंडस्ट्री के कंपनीज के प्रॉफिट में इजाफा होगा या एक्सपोर्ट का फिगर भी इससे ऊपर जा सकेगा? कॉस्ट नीचे आएगी तो ये सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाएगी या वाकई एक्सपोर्ट के फिगर्स को भी ऊपर लेकर जाएगी? ये 20 अरब डॉलर 22 अरब डॉलर तक ले जा सकती है? देखें, जब एक कंपनी कमाती है तो वो कमा के वापस उस फैक्ट्री के साइज को बड़ा करने को एंगेज करती है, यानी कि वो कैपिटलिज्म अंडरटेक करती है, कैपेसिटी एक्सपेंशन अंडरटेक करती है। तो उससे क्या होगा कि उस कंपनी की टर्नओवर और उसकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वो कंपनी और कम्पिटिटिव होगी। इसी तरह जब आप पूरे पाकिस्तान की सनत पे डालेंगे तो सर सारी सनत चलेगी। आप शॉर्ट टर्म में, आफ्टर ऑल आपने 3 साल पहले 19.3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हेड की थी ना, फिर 2 साल आप 16.6 पे आ गए थे, फिर आपने इस साल रिबाउंड करके आप 17.8 पे गए हैं। तो ये तो साबित हो गया कि पाकिस्तान माजी में 19.3 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर चुका है। लिहाजा उसके बाद से इतनी कैपेसिटी यहाँ लग चुकी है कि हम शॉर्ट टर्म में 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट टच कर सकते हैं। अगर आपका बिजली का रेट, आपका गैस का रेट, आपका इंटरेस्ट रेट, इन सारी चीज़ों को रीजनली कॉम्पिटिटिव लेवल पे लाया जाए। हम दुनिया की तो बात नहीं करते, यूरोप, अमेरिका, किसी अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन या आसियन कंट्री के मुकाबले में। हम तो सिर्फ इन 4 मुल्कों की बात करते हैं जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, चाइना। इनके मुकाबले में आप कॉस्ट बराबर करें और फिर आप देखें कि आपका बिजनेसमैन और आपका इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मुल्क को एक्सपोर्ट, इजाफी एक्सपोर्ट ला के देगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा, एडिशनल टैक्सेशन क्रिएट करके एफबीआर का रेवेन्यू पूरा करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन जब आपने ये चीज़ें नहीं करनी, फिर उसका ऑपोजिट होगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, और फिर जो आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल देख रहे हैं, फिर वो सारा कुछ होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टिमा। हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आबादी के दबाव और क्लाइमेट चेंज के असरात पाकिस्तान के 2047 तक 3 खरब डॉलर मईशत के हदफ को ख़तरे में डाल रहे हैं। हालिया 2-3 बरसों में जो सैलाब आए उससे इकॉनमी को होने वाला नुकसान जाहिर करता है कि मौसमियाती ख़तरात तरक्की को कमज़ोर कर रहे हैं। आबादी में तेज़ इजाफा सरकारी पॉलिसीज़ के असरात को एक हद तक महदूद कर देता है। यूँ GDP ग्रोथ में आबादी के बोझ की वजह से कोई ख़ास अमली बेहतरी लाने में कामयाबी नज़र नहीं आती। बच्चों में 40% नशोनुमा की कमी इस सारी सूरत हाल में हो रही है। ख़वातीन में लर्निंग पॉवर्टी मुस्तकबिल की अफरादी क़ुव्वत के मेयार को कमज़ोर करती है। नौजवान आबादी बड़ी ताकत है, मगर तभी जब ग़िज़ाइयत, तालीम और हुनर में इन्वेस्टमेंट हो या फिर हुकूमत ह्यूमन डेवलपमेंट पर संजीदगी से काम करे और स्किल्स डेवलपमेंट पर भी साथ साथ काम को आगे बढ़ाया जाए। अब हालिया दिनों में हमने देखा कि ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ मरियम नवाज़ और दीगर पाकिस्तान का बड़े हाई प्रोफाइल डेलीगेट्स मौजूद थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन्होंने की और पंजाब में होने वाली माहौल दोस्त पॉलिसीज़ को आलमी सतह पर पेश किया। मुख्तलिफ मजीद प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। पंजाब की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या EV पॉलिसी के अलावा जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ वेस्ट मैनेजमेंट और साफ़ हवा से मुताल्लिक़ पॉलिसीज़ को सराहा गया। लेकिन जैसा कि अमरीका की अदम शमूलियत से तवक्को की जा रही थी, COP30 आलमी कॉन्फ्रेंस में फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करने पर इत्तेफाक नहीं हो सका है, क्योंकि अमरीका की गैर मौजूदगी बहरहाल अभी तक एक बड़ा सवालिया निशान है। मगर मालियाती आदाफ में बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत 2035 तक कम अज़ कम 1.3 खरब डॉलर सालाना क्लाइमेट फाइनेंस का टारगेट रखा गया है। जेंडर इक्वलिटी, ट्रेड और ग्लोबल कोऑपरेशन पर भी नए फ्रेमवर्क तय पाए हैं। अब पाकिस्तान के लिए ये अहम है कि इन आलमी अहदाफ के मुताबिक जो इस वक्त सरमायाकारी के मंसूबे हैं वो पाकिस्तान ने किस तरह से तैयार कर, पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है इस ग्लोबल वार्मिंग से और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वो पाकिस्तान कैसे हासिल कर सकेगा, जो माजी में अभी तक नुकसान हो सका है उसकी तलाफ़ी कैसे मुमकिन हो सकेगी। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के एतबार से कितनी फ्रूटफुल रही है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद साहब जो खुद भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, हेड ऑफ रिसर्च हैं SDPI के, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब COP30 पाकिस्तान के लिए कितनी फ़ायदेमंद रही है? पाकिस्तान को जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस से निपटने के लिए दरकार हैं, उसमें पाकिस्तान अपने मकसद के उसूल में कुछ कामयाब हो सका है? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, थैंक यू सो मच कि आप जो है वो इसको टेबल कर रहे हैं।
जो ग्लोबल साउथ का एक मुतालबा रहा है ग्लोबल नॉर्थ से शुरू से क्लाइमेट चेंज को लेते हुए, वो ये है कि हम किसी तरीके से फाइनेंस जनरेट करें, और फाइनेंस भी अडेप्टेशन के लिए। अडेप्टेशन का मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसके साथ कैसे जिया जाए, उसके साथ कैसे इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट की जाए। तो एक जो मेजर आउटकम इस कॉप का आया, कॉप 30 का, वो ये था कि एक पॉलिटिकल सिग्नल मिला थ्रू ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी जो कॉप 30 की थी, कि हम ट्रिपल करेंगे अडेप्टेशन फाइनेंस को बाय 2035, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो सकता है अगर हम बैंकेबल इम्प्लीमेंटेबल प्रोजेक्ट्स जो है वो दुनिया के सामने शोकेस करते हैं। तो क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट करेगा, पर्टिकुलरली फॉर अडेप्टेशन पर्पसेस। और बैंकेबल और इम्प्लीमेंटेबल प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? जिस तरह से पंजाब ने इस दफा कॉप 30 पे अपने जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है उनको शोकेस किया, ये जो शोकेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है, ये अट्रैक्ट करता है क्लाइमेट फाइनेंस को। क्योंकि आपने अपने इब्तिदाई में भी बताया कि यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है पेरिस एग्रीमेंट से, उसकी वजह से जो ग्रांट बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस है वो इरोड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का दौर आ गया है क्लाइमेट फाइनेंस में। मुल्कों को एक दूसरे के साथ compete करना पड़ता है फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। एक तो ये कि क्लाइमेट फाइनेंस कम होता जा रहा है, दूसरा ये कि कंपेटिटिव होता जा रहा है। अब जितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे, उनका जो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है वो कम्युनिटीज पे ज़्यादा होगा, उनकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अट्रैक्ट करेंगे क्लाइमेट फाइनेंस को। तो पाकिस्तान ने शायद इस दफ़ा सब नेशनल गवर्नमेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शोकेस किए, और वो एक सक्सेस स्टोरी थी। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कॉप 30 से निकल के आई, वो मल्टीलैटरलिज्म का रेजोनेट करना है कॉरिडोर्स में, क्योंकि पर्टिकुलरली आफ्टर ट्रम्प गवर्नमेंट मल्टीलैटरलिज्म जो है वो कम होना शुरू हो गया है। मुल्क अपने मफादात को ज़्यादा देखने लगे हैं, और मल्टी कंट्री जो कॉपरेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, वो कम होना शुरू हो गया। लेकिन कॉप 30 ने उस चीज़ को रिवाइज किया। अब हमें भी ये चीज़ देखना है कि किस तरह से हम रीजनल इंटेग्रिटी का, रीजनल इंटीग्रेशन का बाइस बन सकते हैं, और पाकिस्तान कैसे कनेक्ट कर सकता है डिफरेंट रीजन्स को। एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक और चीज़ जो आपने अपने इब्तिदाई में भी बताया कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के लिए जो बैलम फ्रेमवर्क है उस पर कंसेंसस हुआ, उसको किस तरह से जनरेट करना है, उसके लिए आपको अपने ट्रेडिशनल फाइनेंस को हटाना होगा और अपने आप को एक क्लाइमेट स्मार्ट फाइनेंशियल सिस्टम के तौर पे सामने लेके आना होगा। जैसे पाकिस्तान इस दफ़ा IMF से एक क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम भी ले रहा है, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। तो पाकिस्तान को अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को लिंक करना होगा क्लाइमेट चेंज के फ्रेमवर्क के साथ, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लानी होगी। तब जाके पाकिस्तान क्लाइमेट फाइनेंस को अट्रैक्ट कर सकेगा और लोगों की रेजिलियंस का जो है वो बाइस बन सकेगा। और तीसरी चीज़ जो कि शायद लिंक करती है आपके प्रोग्राम के थीम के साथ भी, कि हमें अपनी पॉपुलेशन को किस तरह से अपने एडवांटेज के तौर पे यूज़ करना है। एक तो ये कि उसकी पेस को कम किया जाए पॉपुलेशन ग्रोथ की, और दूसरा ये कि जो पॉपुलेशन है उसको किस तरह से क्लाइमेट रेजिलिएंट और इकोनॉमिकली रेजिलिएंट बनाया जाए। ये शायद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आगे जाके। तो खालिद साहब, ये माइनस अमेरिका 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की फाइनेंसिंग क्या मुमकिन हो सकेगी जब तक अमेरिका इस चीज़ को नई संजीदगी के साथ लेगा? तो क्योंकि ज़ाहिर दुनिया की एक सबसे बड़ी मईशत के तौर पे, सबसे बड़ी पावर के तौर पे वो मौजूद है, उसको माइनस करके भी ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा? देखिए, इस तरह के अब आजकल के दौर में जब अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर ग्रीन ग्रोथ की तरफ जाता है, जो कि जा रहा है कंप्लायंस मैकेनिज्म की वजह से या आपकी जो क्लाइमेट रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से, तो एक पूरी इकोनॉमी खड़ी हो सकती है जो कि अडेप्टेशन को फाइनेंस करी होगी, मिटिगेशन को फाइनेंस करी होगी। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आपको क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो जनरेट करना होगा। और दूसरा, फिस्कल पॉलिसीज जो है उनको ग्रीन होना होगा, खासतौर पे टैक्सेशन मैकेनिज्म्स। हमने यूरोप में देखा कि आज से 10-20 साल पहले से वहाँ पे कार्बन टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है, और उस टैक्सेशन को बड़ा रेगुलरली, बड़ा शफाफ, इक्विटेबल तरीके के साथ रिसाइकल किया जाता है। वो जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है कार्बन टैक्सेशन के थ्रू उन लोगों के लिए जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल है। पाकिस्तान ने भी इस दफ़ा पहली दफ़ा कार्बन टैक्स जो है वो लगाया है आफ्टर IMF's रेजिलियंस
रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। अब हमें ये देखना होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उस कार्बन टैक्सेशन से, वो किस तरीके से आप रिसाइकल करते हैं उन कम्युनिटीज़ के लिए जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक जो आपकी जो कलेक्शन है टैक्स रेवेन्यू की, कार्बन टैक्स की, उसको आप पार्क करें इन पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज फंड, और फिर उसको शोकेस करें दुनिया को कि आपने डोमेस्टिकली ये वाला रेवेन्यू अपने लोगों के लिए जो कि क्लाइमेट वल्नरेबल हैं उनके लिए इकट्ठा किया है। अब आप क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो लेके आए, उससे प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि पाकिस्तान खुद से भी कोशिश कर रहा है फाइनेंशियली, और दुनिया के जो क्लाइमेट फाइनेंस के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की मार्केट में, पाकिस्तान की एज अ सिस्टम जो है वो डेवलप होगा और पाकिस्तान जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। और तीसरी चीज़ ये देखनी है कि किस तरीके से आप जो आपकी ग्रीन ग्रोथ इकोनॉमी है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ख़ास तौर पे आपकी सर्कुलर इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को, बेशक हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, फाइनेंस के बगैर हम कर सकते कुछ, लेकिन स्टिल हमें अपने सोलर पैनल्स को, सोलर बूम को यूज करते हुए अपने फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर करना होगा, ताकि हम एग्जांपल के तौर पे शोकेस कर सकें कि पाकिस्तान क्लाइमेट रेजिलियंस की जंग में खुद से भी काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहा है, ताकि जो दुनिया है वो आपको क्लाइमेट फाइनेंस की मद में सपोर्ट भी कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो सके, और पाकिस्तान अपने क्लाइमेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, इंस्टीट्यूशनल सेटअप को भी स्ट्रॉन्ग करता जाए। और ज़रा खालिद साहब, पाकिस्तान का तो इस क्लाइमेट के जो असरात हैं उसमें शायद 1% भी हिस्सा नहीं है। जिन ममालिक का इसमें मेजॉरिटी शेयर है वो ममालिक का फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने पर एग्री हुए हैं। COP30 ने इस सिलसिले में कोई अपना रोल प्ले किया है? दुनिया में अब फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में कुछ परसेंटेज कम हो जाएगी इस्तेमाल की? देखिए जी, ये एक इसकी डाउन साइड थी कॉप की कि कोई एक स्ट्रॉन्ग वर्डिंग फॉसिल फ्यूल के अगेंस्ट जो है वो नहीं आ सकी। एक कोलंबिया की लीडरशिप में कुछ कंट्रीज़ ने मिलके एक फ्रेमवर्क तो दिया, लेकिन उस पर एक एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो सका। उसके भी अपने मसाइल हैं, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़, वो फाइनेंस के बगैर फॉसिल फ्यूल रिटायरमेंट की बात जो है वो नहीं आने देते। गवर्नमेंट्स को, पार्टीज़ को निगोशिएट करना होगा और एक विन विन सिचुएशन की तरफ आना होगा। मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के एग्जांपल से जो है वो बड़ी सामने निकल के आती है कि पाकिस्तान एक साइड पे कम्युनिटीज़ इन्वेस्ट कर रही हैं सोलर पैनल्स में, उसकी वजह से पाकिस्तान के ग्रिड की डिमांड कम हो रही है, और उस ग्रिड के डिमांड कम होने की वजह से पाकिस्तान जो है वो अपने कोल प्लांट्स को अर्ली रिटायर कर सकता है। उसके लिए फाइनेंसिंग किस तरह से आएगी, और फाइनेंसिंग ऐसी कि आपके जो फाइनेंशियर्स हैं, ख़ासतौर पे आपके जो चाइनीज़ बैंक हैं, वो भी एक विन विन सिचुएशन में रहें, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अवाम भी। उसके लिए आपको डिफरेंट मैकेनिज्म्स की तरफ जाना होगा, ख़ासतौर पे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म है, और एक और मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो आया, कोल टू क्लीन क्रेडिट इनिशिएटिव का। किस तरह से वो इक्विटेबली एक जो है वो शफाफ तरीके से अकाउंटेबिलिटी के साथ इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, ये आगे वक्त ही तय करेगा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो लिंक होते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, ख़ास तौर पे आपकी ट्रेड। एक और जो चीज़ जिसमें पार्टीज़ में बड़ा इख्तलाफ पाया जाता था ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ में, वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे मेजर्स थे कि यूरोपियन यूनियन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है उन कंट्रीज़ पे जो कि कार्बन इंटेंसिव कंट्रीज़ हैं। तो ग्लोबल साउथ उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, ख़ासतौर पे G77+ चाइना, ये वाला ग्रुप जो है। लेकिन अगेन हमें देखना होगा कि चूँकि फ्यूचर जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का और ग्रीन ग्रोथ का है, किस तरह से हम अपने आप को कंप्लाइंट इन अ वे कर सकते हैं कि क्लाइमेट जस्टिस भी इंश्योर रहे और इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस जो है वो भी होता रहे। ये मेरे ख्याल से जो फाइनेंस का फ्लो है उसके बगैर कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, हेड ऑफ RISC-BI हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।